जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी किसी व्यंजन की। व्यंजन कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन जो है यह स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन स्वरों के अधीन होते हैं। कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं, जिनका वर्गीकरण भी पढ़ लिया था। वर्गीकरण में एक देखा था पढ़ने की, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार के। और 5 नहीं, ऑप्शन में नहीं होगा तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहले अपन देख लेंगे व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज्ञ, ढ, ढ, त, सब में क्या लगी रहती है? हलन। और जैसे इसमें क्या जोड़ते हैं? स्वर। ये क्या हो जाते हैं? पूरे। ये कौन से व्यंजन है? वर्गीय व्यंजन। टोटल कितनी संख्या होती है? 25। फिर है कौन से? अंतस्थ व्यंजन। ये रह, लव, फिर उस व्यंजन तीनों सय। संयुक्त व्यंजन 4, 6, त्र, ज्ञ, श्रय। उच्छित या ताड़नजात व्यंजन। वर्गीकरण पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, जिसमें देखा था कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8। और उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। वो उच्चारण स्थान एक बार हम दोबारा से रिवीजन करवा दे रहे हैं। उच्चारण स्थान सबसे पहले क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हाँ, ये 5 प्रकार के। यदि पूछेगा ये किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार? 5। यदि 5 ऑप्शन नहीं जाएगा फिर कितने प्रकार के? 6। अनुनासिक, यानी कि क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। 7 नंबर पर क्या था? कंठ तालु। कंठ तालु। 8 नंबर पे क्या था? कंठोष्ठ। 9वें नंबर पे क्या था? दंतोष्ठ। यहां से लिखना प्रारंभ करिए। कंठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है? क। तालु से चा, मूधा से टा, दंत से ता, होंठ से कौन सा वर्ग बोला है? पा। यहां से सा से स्टार्ट करना है। ठीक, य, र, र, व। तीनों से स, स। इधर आता है जय। विसर्ग और है, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। इन्हें क्या बोले जाता है? काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि। ये प्रश्न पूछा गया है, काकल्य ध्वनि कौन सी है? काकल्य ध्वनि। इसके अलावा इसी में क्या आएगा? आ, आ, ई तालु से बोले जाते हैं। मूठा से ऋषि, री। ओठ से उ, उ, उ। ये जा इधर से बोले जाता है इससे। दंत से बोले जा। अनुनासिक और नासिक में कितने आते हैं? 5। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण। ये है
प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण किस में आता है? अनुनासिक में, कंठ तालु में, ए आई, कंठोष्ठ में, ओ औ, दंतोष्ठ में, ये नुक्ता वाले व फ। इसके अलावा कुछ ध्वनियां बताई थी मैंने आपको। एक बताई थी वर्षीय ध्वनि, वर्षीय ध्वनि सॉरी, इसका उच्चारण कहां से किया जाता है? मसूड़े से। क्या आता है? स, ज, र, ल, और क्या आता है इसी में? न। एक मैं आपको राष्ट्र में बता रहा था, वो भी बता दे रहा हूं। काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि तो वही है, विसर्ग काकल्य, काकल्य ध्वनि। कौन कौन सी है? विसर्ग और है एक बता मैं, जिह्वा मूलीय ध्वनि। ये जिह्वा के कहां से बोली जाती है? मुंह से बोली जाती है, इसलिए बोला जाता है जिह्वा मूलीय ध्वनि। कौन कौन सी है? क, नुक्ता वाले, ख, कौन सा ग, नुक्ता वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या बोला जाता है? जिह्वा मूलीय ध्वनि। एक बताई थी मैंने आपको गृहीत ध्वनि, गृहीत, रिवीजन करवाते रहे, इसके आगे पढ़ा रहे हैं। गृहीत ध्वनि एक कौन सी भाषा से ग्रहण की गई है? उर्दू भाषा से। कौन कौन सी है? क, ख, ग, ज और फ। 5 है। कितनी है? 5। कौन सी भाषा से ग्रहण किया गया? उर्दू भाषा से। किसने ग्रहण किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? गृहीत। इनके नीचे क्या लगा रहता है? नुक्ता। नुक्ता जब भी किसी वाणी के नीचे लगता है या शब्द के नीचे लगता है, वर्ण नहीं शब्द के नीचे, तो उसके अर्थ में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो। जैसे एक शब्द है जरा, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जरा, इसके नीचे और एक जरा ही। इस जरा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। इस जरा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। और जिसके नीचे नुक्ता है, इस जरा का अर्थ क्या होता है? पास। इस जरा का अर्थ वृद्धावस्था, बुढ़ापा। इसका अर्थ क्या हो? बुढ़ापा। इस जरा का अर्थ क्या? थोड़ा। एक और शब्द जैसे होता है फूल। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ पुष्प वाला फूल। एक शब्द और है ये फूल, इसके नीचे नुक्ता लगाओ। इसका अर्थ क्या होता है? अपन बोलते हैं इंग्लिश में यू फूल, ये फूले वाला, क्या? मूर्ख। और ये क्या है? फुल। इस फुल का अर्थ क्या होता है? पूरा। जैसे अपन लोग बोलते हैं, मकान मालिक जब मोटर चलाते हैं तो बोलते हैं टंकी फुल भर गई, वही वाला फुल है, ठीक है। फूल, पुष्प, और जिसके नीचे नुक्ता लगा है, इसका अर्थ क्या? मूर्ख। इस फुल का अर्थ है पूरा। एक और शब्द देखिए, फन। इस फन का एक तद्भव, सांप वाला फन होता है, उसका ही तद्भव है, नांग का फन, नांग का फन। एक फन। और ये इसके नीचे क्या लगा है? नुक्ता। इसका अर्थ क्या होता है? आनंद या मजा। क्या होता है? आनंद या मजा, आनंद या मजा। एक फन और इसके नीचे भी नुक्ता लगा है। इसका अर्थ क्या होता है? कला। शब्द सुना होगा आप लोगों ने, फनकार। फनकार का अर्थ क्या होता है? कलाकार। तो क्या है? जब भी शब्द में नुक्ता लग जाता है, उससे भाषा में क्या होती है? नम्रता, कोमलता आ जाती है, मधुरता आ जाती है, और शब्द के अर्थ में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर, ये आपने ये यहाँ पर उच्चारण स्थान यहाँ पढ़ रहे थे व्यंजन, लेकिन यहाँ पर आपने स्वर क्यों लिख दिए? आ लिख दिया, री लिख दिया, ठीक है, यहाँ ए और लिख दिया, ये यहाँ पर क्यों लिख दिया? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जो स्वर होते हैं ये तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि है, तो इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। लेकिन जैसे ही किस में जुड़ते हैं, व्यंजन में जुड़ते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान आ जाता है। पिछली कक्षा में मैंने बता दिया था पूरे स्वरों का उच्चारण स्थान। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसके बाद 2 प्रकार के और इसमें वर्गीकरण बच गए थे, घोष और अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। इधर से इधर। व्यंजनों का वर्गीकरण। एक व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार। स्वर तंत्रियों मतलब कहां पर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है स्वर तंत्रियों में, लिखना है। स्वर तंत्रियों में, स्वर
तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। पहला कौन सा होता है? घोष। ऐसी को क्या बोलते हैं? सघोष। स्वतंत्रियों में कहां पर कंपन हो रहा है उस आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। पहला कौन सा है? घोष। घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष। और दूसरा कौन सा है? अघोष। घोष। घोष का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाद। क्या होता है? नाद। नाद मतलब आवाज। घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाद। नाद का नाद मीन्स आवाज। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? घोष या सघोष। इसमें क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। परिभाषा क्या है घोष या सघोष की? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? घोष या सघोष। कंपन का घोष का अर्थ क्या होता है? नाद। और नाद मीन्स क्या होता है? आवाज। ऐसा लिखा जाता है, सही, आवाज। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें भैया पेन खत्म। चल रहा है। हाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद। नाद मीन्स आवाज। इस घोष को ही क्या बोला जाता है? मृदु व्यंजन। क्या बोला जाता है? मृदु व्यंजन। घोष या सघोष को ही क्या बोला जाता है? मृदु व्यंजन। ये क्या कहलाते हैं? मृदु व्यंजन। इनमें कौन कौन आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कौन कौन आता है इसमें? प्रत्येक। हाँ, इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? अभी इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? संधि विच्छेद। उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो घोष में कौन कौन आते हैं? प्रत्येक वर्ग का, ये लिख दे साइड में, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और इसी में आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। य, र, ल, व। और इसी में आता है क्या? है नहीं, मात्रा नहीं। तथा स्वरों के उच्चारण में भी क्या होता है? कंपन। कंपन पैदा होता है। ठीक है। स्वर भी, सभी स्वर भी किसमें आते हैं? अघोष में। सभी स्वर तथा सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर घोष या सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह, र, ल, व, है तथा सभी स्वर किसमें आते हैं? घोष या सघोष में। अब जितने बचेंगे वो किसमें आएंगे? अघोष में। अघोष में कौन सा आ गया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कौन कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण। दूसरा वर्ण तथा तीनों सय। ये तीनों सय आते हैं। तथा तीनों सय, स, स और स। ये क्या कहलाते हैं? अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता। इसमें कंपन पैदा होता है, इसमें कंपन पैदा नहीं होता। कंपन पैदा नहीं होता, उन्हें क्या बोला जाता है? अघोष व्यंजन। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तीनों सय आते हैं। सहसा। कोई दिक्कत? इसके बाद बच गए कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। एक इस आधार पर हवा लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। हवा या श्वास लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक अल्प प्राण, दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। एक इस आधार पर वर्गीकरण है हवा या श्वास हो सकते, श्वास या वायु लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण।
दूसरा कौन सा है? महाप्राण। इसको चेक करने के लिए आप ये जो लिखे हैं व्यंजन, इसको ऐसे हथेली करना और बोलना, जिसपे हवा आएगी वो कौन सा होगा? महाप्राण। जिसमें हवा नहीं आएगी वो कौन सा होगा? अल्पप्राण। तो अल्पप्राण में कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, ऐसे लिख दे रहे, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। कौन कौन आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। एक इसमें आता है अल्पप्राण में, और साथ साथ इसमें क्या आता है? यह, र, ल, व, और सभी स्वर किसमें आते हैं? अल्पप्राण में। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, या, र, ल, व और सभी स्वर किसमें आते हैं? अल्पप्राण में। और महाप्राण में जिसमें हवा बाहर आती है, ठीक है, हवा लगती है, जिसमें हवा बाहर निकलती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? महाप्राण। इसमें कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, और तीनों स, 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 स और है भी इसी में आ जाता है। वायु लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। ऐसे हथेली लगाना और बोलना, ठीक है, जिसमें हवा लगेगी वो कौन सा है? महाप्राण। जिसमें नहीं लगेगी वो कौन सा है? अल्पप्राण। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और या, र, लावा और सभी स्वर आते हैं। जबकि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और तीनों सय और क्या आता है? इनको क्या बोल सकते हैं अपन? ऊष्म व्यंजन। क्या बोल सकते हैं? ऊष्म व्यंजन। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये कंप्लीट हो गया अपना क्या? व्यंजन। दो आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया। एक स्वतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा पढ़ लिया हवा या श्वास लगने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद दो ध्वनियां रह गई थी। अयोग बाह्य ध्वनि। कौन सी ध्वनियां? अयोग बाह्य ध्वनि। इसको भी बता। अयोग बाह्य ध्वनि। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि अब अयोग बाह्य ध्वनियां कितनी होती हैं? दो, तीन, चार, पांच। अयोग बाह्य ध्वनियां कितनी होती हैं? दो। अयोग बाह्य ध्वनि क्या होती है? अब अयोग बाह्य ध्वनि कितनी होती हैं? दो होती हैं। एक है कौन सा? अनुस्वार। दो होती, ऐसे लिखते रहे, ये दो होती हैं। एक क्या है? अनुस्वार। यह है अनुस्वार। और दूसरी कौन सी है? विसर्ग। अयोग बाह्य जो ध्वनि है ये दो होती हैं, एक अनुस्वार, दूसरा कौन सा? विसर्ग। हाँ, ये जो हिंदी के विद्वान हुए हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। क्या नाम था उनका? आचार्य, ये पेन, हिंदी के विद्वान कौन हुए? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, दास वाजपेयी। इन्होंने अनुस्वार और विसर्ग को क्या माना है? अयोग बाह्य ध्वनि। किसने माना है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अनुस्वार और विसर्ग को क्या माना? अयोग बाह्य ध्वनि। अभी अयोग बाह्य ध्वनि क्या होती है? वैसे इसकी परिभाषा इसी के शब्द में छिपी हुई। आय मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, और बाह्य मतलब क्या होता है? बहन। मतलब जो ना स्वर के योग से बनी हो, जोड़ से बनी हो, ना ही किसके योग, जोड़ से बनी हो, व्यंजनों की, लेकिन वो बहन सब में करती। बहन का अर्थ होता है प्रयुक्त। ऐसी ध्वनि जो ना तो शुद्ध रूप से स्वर है और ना ही शुद्ध रूप से क्या है? व्यंजन है, लेकिन वो जुड़ती जुड़ती दोनों में है, स्वर में भी जुड़ती है और व्यंजन में। वही क्या कहलाती? अयोग बाह्य ध्वनि। कितनी होती है? दो। अनुस्वार और विसर्ग। एक किसने माना है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। परिभाषा क्या है? जो ना शुद्ध रूप से स्वर होती है, ना ही शुद्ध रूप से विसर्ग होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? अयोग बाह्य ध्वनि। कितनी होती है? दो। किसने बोला है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। कोई दिक्कत? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा है। इसके बाद क्या है? राय। राय को कितने प्रकार से लिखा जाता है? इसको हटा दें अयोग बाह्य ध्वनि को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रय को कितने प्रकार से लिखते हैं। ये रय है, इसको कितने प्रकार से लिखा जाता है? चार प्रकार से। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? चार प्रकार से। कितने प्रकार से लिखा जाता है? चार। चारों लिख रहे हैं, एक नंबर पे ही है।
ऐसे नहीं, ऊपर नंबर डाल दे रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। राय को कितनी प्रकार से लिखा जाता है? 4 प्रकार से। एक तो ऐसे, दूसरे नंबर पे ऐसे, और तीसरे नंबर पे ऐसे, और चौथे नंबर पे इस प्रकार से। अब इसमें ये देखना है कि राय इसमें पूरा राय किसमें होता है और आधा किसमें होता है। इन सभी में क्या है? पूरा राय, ठीक है। जबकि आधा किसमें है? केवल इसमें। 3 राय इसमें क्या होते हैं? पूरे, और 1 राय क्या होता है? आधा। इसमें तो पूरा राय है, इसमें क्या है? आधा है। इसमें है आधा, इसमें भी पूरा है। तो पहले इसको देख लें। इसको मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि राय को कितने प्रकार से लिखा जाता है? 4 प्रकार से। 3 राय इसमें क्या होती है? पूरे, और 1 आधा होता है। एक तीसरे नंबर वाला क्या है? आधा। अच्छा, इसको देख, ऊपर है, बैठ गया है। वैसे ए अलग है। ए, ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा। किसकी मात्रा है? री की मात्रा। ये नहीं है, ये राय नहीं है, ये क्या है? री की मात्रा है। हाँ, तो इसमें देखिए, इस राय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस राय का प्रयोग इसके तुरंत पहले कैसा वर्ण हो? पूरा वर्ण हो, जैसे कर। इस राय का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब इसके तुरंत पहले पूरा वर्ण हो, तब किसका प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर जैसा। और ये 2 नंबर पहले, 30 नंबर को देखें। इसमें क्या है? ये राय आधा है। वैसे इसमें देखें तो इसमें क्या है? आधा का है, और क्या है? रा। ठीक है, इसमें क्या है? आधा राय, और कैसा है? पूरा। इसमें रा आधा है, और राय क्या है? पूरा। तो राय पूरे कितने होते हैं इसमें? 3। 3 पूरे राय किसमें है? एक तो है ये पूरा, यही है। दूसरा इसमें भी है, और तीसरा किसमें? इसमें। आधा किसमें है? 30 नंबर में। इसमें इसको देख कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे जैसे अपन लिखे कर्म। कर्म। तो जब भी क्या होता है? राय आधा होता है, तो वह हमेशा पूर्ण वर्ण के ऊपर क्या जाती है? उसकी मात्रा जाती है पूरे वर्ण पर। कभी भी आधे वर्ण पर इसकी मात्रा नहीं आएगी राय की। जब भी आएगी मात्रा किस पे आएगी? पूरे वर्ण पर। अब इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे अपनी भाषा में। हाँ, पहले इसी को ही समझा जाए। राय की जो मात्रा जब भी राय आधा होगा, हमेशा वो किस वर्ण पे लगेगी? उसकी मात्रा। जैसे अपन शब्द लिखा मूर्ख, मूर्ख। अब इसके टुकड़े करेंगे तो राय कहाँ आएगा? इसका मुंह। अब आधा इसमें राय है, ये आधा राय, और ये खा। अब जब भी ये आधा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिख, इसको कैसे लिखा? ये राय की मात्रा जब भी लगती है तो हमेशा किस पे लगती है? पूरे वर्ण पे। आधे वर्ण पर नहीं लगती। तो इसको पूरा करके लिखेंगे कैसे? मूर्ख। अब एक शब्द मैं आपसे पूछ रहा हूं, वर्ष। अब इसमें आपको बताना है ये मात्रा है किसकी है? राय की, आधे वाले राय की। इसमें राय कहां पर आएगा? मतलब किसके बाद आएगा? 1 नंबर, व के बाद 2 नंबर, त के बाद 3 नंबर, श के बाद 4 नंबर, या के। इसमें आपको बताना है कि इसमें जो राय है वर्ष, इसको वर्ष से पढ़ते हैं। इसमें राय किसके बाद आएगा? बताइए आप। इस वर्ष में राय किसके बाद आएगा? वाह के बाद। किसके बाद है? वह। उच्चारण ही बोला वर्ष। इसके टुकड़े करेंगे जैसे, तो क्या लिखा जाएगा इसमें? वाह, या आधा राय, फिर क्या है? आधा ता, आधा श, और फिर क्या है? यह। वर्ष ऐसे लिखा जाए। क्या लिखा? वर्ष। राय भी आधा है, लेकिन राय आधा है तो ये भी आधा है। क्या राय इसके ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि राय जब आधा होता है वो हमेशा किस बाण पे जाता है? पूर्ण बाण पे। जब इसको जोड़ेंगे तो इस पे भी नहीं बैठेगा आधे पे, ना ही इस पे बैठे। किस पे बैठे? वो डायरेक्ट जाके यहाँ पे। इसको बोलेंगे तो कैसे रखा जाएगा? ये राय की मात्रा कहाँ आएगी? ऊपर। अब इसको हम आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले इनको और समझा रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। राय का जो प्रयोग है, आधे वाले राय का, ये जब भी, हाँ, इसकी मात्रा जब भी लगेगी कहाँ लगेगी? पूर्ण वर्ण पे आएगी, आधे वर्ण पर नहीं आएगी। जैसे एक कहानी के रूप में हम बता रहे। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? रामू। अब उसका क्या टूट गया? पैर टूट गया। क्या हुआ था कि वो जा रहा था, अभी बरसात का मौसम चल रहा है। आ रही क्लियर रही इसमें? अभी बरसात का मौसम चल रहा था, वो बाइक से गया था खेत। अब बरसात के कारण उसमें उसकी गाड़ी फिसल गई, तो उसका क्या टूट गया? पैर टूट गया। अब उसको क्या था कि वो, उसको जाना था नदी के उस पार। इस पार बैठा था वो, पलस्तर बंधा था उसके पैर में, उसको जाना था नदी के उस पार। अब वो देख रहा था कि भाई हमें कोई मिल जाए जो नदी पार करा दे। तो वो इंतजार कर रहा था कि कोई आ जाए। तो थोड़ी देर बाद जो बंदा खड़ा है, उसका नाम क्या था? रामू। देर, उसका नाम क्या था? रामू। ये खड़ा है, ठीक है। अभी सोच रहा था कोई आ जाए जो हमें नदी पार करा दे। नदी ज्यादा तेज नहीं बह रही थी, घुटनों के पास,
यहाँ से बह रही थी। थोड़ी देर बाद वहां से निकलता है कौन, गोलू। अब गोलू की कहानी क्या है कि गोलू का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। ये बाजार गया था, बाजार से आ रहा था बाइक से, ब्लूटूथ लगाया था बढ़िया, और आगे मोड़ में क्या हुआ, भैंसें थी शाम के टाइम, उसने जाके भैंस में गाड़ी मार दी। भैंस का तो कुछ हो नहीं, अब हार्न बजा रहे थे, भैंस के आगे बीन बजाना, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, तो भैंस में जाके गाड़ी मार दी और भैंस का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका भी पाँव टूट गया। लेकिन ये आया इसके पास तो गोलू कहने लगा कि भैया चलो हम ले चल रहे हैं, आपको नदी पार करा देंगे। तो रामू भैया कहने लगे भैया आपका तो खुद पैर टूटा, अभी प्लास्टर हो आपका निकल गया, कटवा दिया था उसने, गोलू ने लगड़ा के चल रहा था। लेकिन तो गोलू के साथ ही नहीं गया, गोलू ने बहुत कहा भैया टेंशन नहीं लो, हम आपको अच्छे छोड़ देंगे। लेकिन ये रामू कहने लगा मालिक जाओ हम चले जाएं, नहीं तो अभी तो एक पाँव हमारा मतलब सही है, नहीं तो एक और तोड़ दोगे आप हमारा, आप जाइए हम नहीं जा रहे आपके साथ में। ये गोलू चला गया भाई, पता नहीं ये गोलू जब पहुंच पाया नदी पार कर पाया कि नहीं, ये तो चला गया। इसके थोड़े देर बाद आता है कौन, पप्पू। पप्पू की भी अपनी कहानी है। अब ये गया था जामुन तोड़ने, तो जामुन पे ऐसे गिर गया तो इसका भी पाँव टूट गया था पप्पू का। जामुन की डालियां जो होती बहुत ही कच्ची होती हैं, इसका भी पैर टूटा हुआ था, लेकिन इसका भी प्लास्टर कट गया। ये आया फिर रामू के पास, कह रहा हूँ भैया क्या बैठे, रामू भैया कहने लगे भैया हम उस पार जाना है। क्या चलो भैया हम लेते चल रहे हैं आपको, हम गिराएंगे नहीं आपको, मतलब बुंदेलखंड के पटकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बोलने लगे हम आपको गिराएंगे नहीं, ठीक है चलो हमारे साथ। लेकिन ये उसके साथ भी नहीं गया, क्यों, इसका भी पैर टूटा था। इसके थोड़ी देर बाद आया कौन, श्यामू। अब आपको पता है रामू श्यामू की अच्छी बनती है, हाँ रामू की, लेकिन श्यामू के साथ कोई घटना नहीं हुई थी, इसके दोनों हाथ पैर सही थे। श्यामू आया, श्यामू बोलने लगा रामू से क्या बात है भाई क्यों बैठे हुए था, कहने लगा हमें नदी के उस पार जाना है, लेते चलो आप उस पार। तो श्यामू कहने लगा भैया ठीक है हम ले तो जाएंगे, लेकिन आपको खर्चा लगेगा। बुंदेलखंड वाले जानते हो खर्चा क्या होता है। तो श्यामू ने बोला कि क्या लगेगा खर्चा। तो रामू कहने लगा ठीक है भैया हम खर्चा दे देंगे, लेकिन हमें आप जो है कंधे पर बैठा के ले जाना, क्योंकि हमारे पैर में बंधा हुआ है प्लास्टर, तो वो गीला ना हो। तो श्यामू कहने लगा ठीक है भैया हम आपको कंधे पर बैठा के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उस पार पहुंचो और पलट जाओ। कहने लगी कह दिया सो कह दिया, मतलब जो कहता है सो कहता है, बुंदेलखंडी में बोला जाता है। तो रामू किसके साथ गया, श्यामू के साथ। लेकिन श्यामू से क्या बोला था रामू ने कि मैं कहाँ बैठूंगा, आपके सिर पर। तो ऐसे ये वर्त शब्द है, इसमें जो राय है इसके टुकड़े अपन सही से कर ले रहे हैं, टुकड़ा करें वर्ष। अब ये राय एक किस पर जाएगा, ऊपर। मेरे कहने का अर्थ ये कि जो राय आधा है इसका तो खुदा ही का पैर टूटा रामू का, तो ये इस गोलू के साथ जाएगा क्या, क्योंकि ये तो खुद आधा रहता है, वो साथ साह भी आधा है, देखो आधा है ना। पप्पू का भी पाँव टूटा था, लेकिन यह जो है इसके दोनों पाँव सावत है कि नहीं सावत, प्लस सही है। तो ये राय जाकर किसके बैठेगा, यह के पास। तो जब भी आधा राय होता है वह हमेशा पूर्ण वर्ग पर उसकी मात्रा आती है। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। इसमें जो कहा जब भी कोई राय आधा होता है तो वह हमेशा पूर्ण वर्ग पर उसकी मात्रा आती है। अब ये क्या है, इसमें भी राय क्या है, पूरा है, इसमें भी राय पूरा है। इसमें जब राय पूरा है तो इसमें का आधा है, तो ऐसी मात्रा ये किस रूप में लिखी जाती है, तिरछी रेखा के रूप में। किसमें, तिरछी रेखा के रूप में। जब भी क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। जिस भी बाण में क्या होगी, खड़ी पाई होगी, वहां पर किस रूप में राय को लिखा जाएगा, इस रूप में, तिरछी रेखा के रूप में। और जो घुमावदार बाण होते हैं, ठीक है, जैसे टा हो गया, डा हो गया, उसमें किस रूप में लिखी जाती है, इस रूप में। जैसे लिखे अपन ट्रक, उसको किस रूप में लिखा जाएगा, इस मात्रा के रूप में। जितने भी घुमावदार बाण होते हैं उसमें राय को किस रूप में लिखा जाता है, इस रूप में। इसके बाद ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि रा में उ की मात्रा, पेन चल रहा है अच्छी से, ये राय में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, और ये राय में किसकी मात्रा है, बड़ी। इसमें थोड़े से ऐसे बना के मोड़ के लिखते हैं। ये रू की मात्रा है कौन सी, छोटी। इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा। इसमें कौन सी, बड़ी की मात्रा। 95% आपको हिंदी में कौन सा मिलेगा, ये छोटा वाला। जैसे मिलेगा आपको गुरु, रुपया, गुरु रुपया, रुद्र, रुई, पुरुष। इन सब में कैसी मात्रा होती है, छोटे की मात्रा। देखिए बड़े की मात्रा बहुत ही कम मिल, जैसे शुरू, इसमें ऐसे मोड़ के लिखते हैं, शुरू, जरूर, रू। जैसे ऐसे दो ही में लिख देंगे हाथ पर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, आदि, रूप, जरूर, आदि। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है आदि, गुरु, रुपया, रुद्र, रुई, पुरुष इत्यादि। दो कॉन्सेप्ट है। तो बताइए आदि और इत्यादि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब एक या दो उदाहरण होते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, आदि का। जब दो से अधिक उदाहरण होते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है, इत्यादि का। ठीक है, जब कभी एक या दो उदाहरण अपन लिखते हैं हम लोग तो किसका प्रयोग करते हैं, आदि का। जब दो से अधिक उदाहरण होते हैं तो क्या लिखते हैं, इत्यादि।